साथ मंच पर स्वागत कीजिए चिराग पासवान जी का, केंद्रीय मंत्री जिन्होंने अपने बलबूते अपनी पार्टी को इस मकाम पर पहुंचाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजेंडा आज तक में, बिहार का गेम चेंजर। अभी तो जनता यही तय करने की कोशिश कर रही है कि आपको देखें या आपकी राजनीति को देखें। लोग थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो उनसे क्या कहिएगा? हमें ही देख ले। हमें देखते देखते राजनीति भी समझ में आ ही जाएगी। बट हाँ, ईमानदार सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। कोई सोची समझी रणनीति के साथ या किसी स्ट्रैटेजी के साथ नहीं, दिल में जो आ रहा है बस वो करता हूँ। हम आपका ट्रैक रिकॉर्ड जरा दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। इस आंकड़ों के खेल में बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि जिस आपने तूफान को सस्टेन किया है उसमें कुछ नंबर्स जो हम सामने रखने वाले हैं, उसमें हम दिखाएंगे कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव में, उस तरफ है एलजेपी का प्रदर्शन। 2010 3 सीट, 2015 2 सीट, 2020 1 सीट, और वो एक विधायक भी आपका बाद में जेडीयू में चला गया। चले गए, हाँ। लेकिन उसके बाद बाजी कैसे पलटती है? 2024 का चुनाव आता है, आप लीड करते हैं, 5 सीटें आपको मिलती हैं, और पलट के दिखाइए 2024 में क्या होता है। 5 आउट ऑफ 5 यानी 100% स्ट्राइक रेट आप हासिल करते हैं। कैसे हुआ? जैसा मैंने कहा, ईमानदार सोच के साथ आगे बढ़ता हूँ। आपने ये पिछले 3 विधानसभा के चुनाव जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें से 2020 वाला विधानसभा का चुनाव मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे उस फैसले को सही गलत बहुत उसका विश्लेषण हुआ। बहुत लोगों ने, मेरी अपनी पार्टी के लोगों ने नाराज़गी दिखाई और उसको वजह बनाकर पार्टी में बाद में टूट हुई। मुझे मेरी ही पार्टी से निकाल दिया गया। जो आप बता रहे हैं वो दर्शकों को बता दें कि आपने फैसला लिया था कि अकेले लड़ूंगा। हाँ, 2020 का मेरा फैसला था कि मैं अकेले चुनाव लड़ूं, और उस वक्त किसी कारणवश गठबंधन में नहीं सहमति बन पाई। मेरी सोच अलग थी, जिसकी वजह से एनडीए गठबंधन से अलग होकर मैंने चुनाव लड़ा। मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति तब भी इतना ज़्यादा था कि भाजपा के सामने मैंने उस वक्त भी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था, और अकेले मैंने चुनाव लड़ा। मुझे लगता है कि मेरी सोच बिहार को लेकर जो है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उस सोच को मैं गांव-गांव तक पहुंचा पाया उस चुनाव के दौरान। भले राजनीति में चुनावी अंक गणित बहुत ज़्यादा मायने रखता है, शायद उसमें मुझे सफलता नहीं मिली, बट बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट घर घर तक पहुंचा उसी चुनाव में, जो परिणाम के रूप में दिखा 2024 5 आउट ऑफ 5 में। युवा बिहारी का एक कॉन्सेप्ट आपने लोगों के बीच में रखा, क्या है ये कॉन्सेप्ट? क्योंकि तेजस्वी यादव कहते हैं वो भी युवा बिहारी हैं। नहीं, बिल्कुल युवा वो भी हैं, और युवा बिहारी की मेरी सोच उन युवाओं को लेकर है जो अलग अलग कालखंड में मजबूर हुए बिहार से पलायन करने के लिए। आज हम लोग दूसरे राज्यों में जितने बिहारी को देखते हैं, आप भी उनमें से एक हैं अंजना जी, ये वो समय था जब बिहार से लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। कोई अपनी खुशी से अपना गांव घर छोड़कर बाहर नहीं गया, और मुझे इस कहने में कतई कोई संकोच नहीं है। आज की तारीख में बिहारी आपको हर जगह दिखेंगे। मीडिया हाउसेज में बड़े बड़े पदों पर दिखेंगे, बिजनेस हाउसेज में सीईओ सीएफओस के पद पर आपको बिहारी दिख जाएगा। नीडलेस टू से आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आपको बिहारी दिख जाते हैं। उद्यमी से लेकर, ब्रेन से लेकर लेबर तक आपको बिहारी आपको हर एक जगह मिलेगा। तो जब बिहारी इतना आगे, तो बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? मेरी लड़ाई उसको लेकर थी। युवा बिहारी अपने प्रदेश में रहकर ही कार्य कर सके, शिक्षा हासिल करके, क्यों आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? मेरी लड़ाई इन सब चीज़ों के खिलाफ थी। उस व्यवस्था की सोच के लिए जब मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जब मैंने निर्माण किया, उस वक्त युवा बिहारी के तौर पर सामने आया। मुझे खुशी है मेरे प्रधानमंत्री भी एक्नॉलेज करते हैं युवा बिहारी को। ये दिलचस्प है कि आप मोदी जी का नाम पहले लेते हैं, मेरे प्रधानमंत्री मेरे प्रधानमंत्री। अभी तक आपने किसी और का नाम नहीं लिया, मेरे प्रधानमंत्री। आप अपने आप को मोदी जी का हनुमान कहते हैं, क्यों? किसी का हनुमान क्यों बनना? हनुमान वाला प्रकरण एक अलग चर्चा में सामने आया था। 2020 के चुनाव का ये वक्त था। उस वक्त मैं अकेले चुनाव लड़ रहा था, तो मेरे ऊपर ये कंडीशन, ये बाधाएं डाली गई थी कि मैं प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। तो उस वक्त भी मैंने इस बात को कहा था कि मुझे उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मेरे दिल में बसते हैं। तो वहाँ से इस बात की शुरुआत हुई, और दिल में बसते हैं। एक जगह मैंने ज़्यादा ड्रामेटिक होकर बोला कि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दिल चीर के दिखा दूंगा, तो वहाँ से ये हनुमान वाला प्रकरण शुरू हुआ। बट वो समर्पण है मेरा मेरे प्रधानमंत्री के प्रति, हमेशा रहेगा।
जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं इस बात का संदेह कतई कोई मन में ना रखे, वो है। और उन्होंने कारण भी है, उनकी वो सोच। पहली बार देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री 2014 में आता है जो सबका साथ सबके विकास की बात करता है, जो 125 करोड़ देशवासियों को एक साथ लेकर जाने की बात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, जो किसी जाति की किसी धर्म की बात नहीं करता। उस सोच के साथ मैं जुड़ा था और वो सोच हर बीतते दिन के साथ मजबूती होती गई है। लेकिन उसी बीजेपी की वजह से आपने अपना सबसे मुश्किल दौर भी देखा, जब आपके खुद के चाचा अलग हो गए, उधर जाकर मंत्री बन गए और आपके पास कुछ नहीं था, ना घर ना पॉलिटिक्स। तो इसमें किसी दूसरे को दोष देने की बजाय आत्ममंथन करके मैंने ये समझा कि धोखा मुझे अपनों से ही मिला ना। अगर मेरे अपने मेरे साथ होते, आज मैं किसी दूसरे या तीसरे पे क्या उंगली उठाऊं जब धोखा मेरे अपनों ने दिया। अगर मेरे अपने मेरे साथ खड़े होते, मेरा अपना खून मेरे साथ खड़ा होता, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो मुझे या मेरी पार्टी को तोड़ सकती। ऐसे में धोखा मैंने अपनों से खाया, दूसरे से क्या शिकायत करूं। फिर आपने ये इकट्ठा किया 5 लोगों का एक जमावड़ा, मतलब उसमें आप देखें जिनको आपने टिकट दिया है उनका राजनीतिक अनुभव शून्य था। क्या सोचकर आगे बढ़ रहे थे? मतलब आप लोगों के बीच जा रहे थे, क्या था आपके दिमाग में? कुछ सोच के बढ़ रहे थे, कुछ मैनिफेस्टेशन हो रहा था कि आगे मुझे ये करना है, कर क्या रहे थे? मेरी एक अपनी सोच है बिहार को लेकर। मेरा एक अपना एमवाई समीकरण है बिहार में, जहां एमवाई समीकरण जातीयता और सांप्रदायिकता के ऊपर आधारित है। मैं खुद 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं। जात पात धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं करता। ऐसे में मेरा एक एमवाई समीकरण है जिसमें महिलाएं हैं और युवा हैं, और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मौका इनको दिया जाए। आज सुबह का सेशन जो आप कर रही थी कि ओ स्त्री चुनाव में रक्षा करना, उसमें मुझे खुशी हुई कि मेरी पार्टी की एक युवा सांसद, जो कि संसद की सबसे कम उम्र की सांसदों में से एक है, शांभवी वॉज देयर। मुझे 5 सीटें ही दी गई थी चुनाव लड़ने के लिए, बट उसमें भी मैंने अपने एमवाई समीकरण का ध्यान रखा। जहां 5 में से 4 युवाओं को चुनाव लड़ाया तो 2 महिलाओं को मैंने चुनाव लड़ाया। तो मैं इस एमवाई सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। पर तब भी जब हम लोग आपसे मिलते थे, आप कहते थे मुझे पता है कि मैं सफल होऊंगा, मुझे पता है कि ये एक दिन होगा। ये कैसे होता है चिराग के खुद साथ? पे तो विश्वास रखना ही होगा ना। अगर आपका खुद पे ही विश्वास नहीं है तो लोग आप पे विश्वास कैसे करेंगे? और मैं ये विश्वास रखता हूँ, अहंकार कतई नहीं, बट मैं मानता हूँ कि आप अपने फैसलों के साथ अगर आप नहीं खड़े रहेंगे तो दूसरे भी उस पर विश्वास नहीं करेंगे। ये फैसला, और मैंने बहुत गालियां खाई हैं जब मैंने इन 5 उम्मीदवारों की जब मैंने घोषणा की थी, तो उस वक्त कई लोगों ने इस बात को नकारा था कि ये लोग तो चुनाव नहीं जीत सकते। राजनीतिक अनुभव की कमी बोलिए या उम्र का तकाजा बोलिए, जो भी कारण, बट मेरी ये सोच थी कि अगर इनको मौका मैं नहीं दूंगा तो फिर और कौन देंगे? बाकी सारी जगह तो मठाधीश बैठे हुए हैं जो मान के चलते हैं कि ये क्षेत्र मेरा अधिकार है। तो ऐसे में मेरे पास ये ऑप्शन था जहाँ पे मैं नई सोच को लेकर आऊँ, और ये वो लोग हैं जो नए बिहार की तस्वीर भारत की संसद में रखते हैं। आज तक हम लोग का एक परसेप्शन रहा है, बिहार परसेप्शन का शिकार रहा है हमेशा से। आयरनी रही है कि बिहार से पहले बिहारी और बिहार का परसेप्शन सामने आ जाता है। तो वो कि भाई धोती पहना हुआ एक व्यक्ति होगा, मुंह में पान होगा, आर्टिकुलेट नहीं होगा, बातों को ढंग से नहीं रख पाएगा, श में ही उलझा रहेगा, ये तमाम तरीके की सोच बिहारियों को लेकर आती है। बट ये वो नए बिहार का चेहरा है। शांभवी हो, राजेश हो, अरुण भारती हो, ये वो चेहरा है जो कि नए बिहार की छवि को मजबूती से और खूबसूरत तरीके से अच्छे बोलते हैं, अच्छे बातें रखते हैं, नई सोच है, जात पात में नहीं उलझते। इस सोच की ज़रूरत है आज की तारीख में बिहार को। लेकिन आपने कहा कि मुझे ये यकीन था, अपने आप पर भरोसा था, तो आप अपनी हिम्मत आप कैसे बढ़ाते हैं? मैं कई लोग पॉजिटिव जानना मैनिफेस्टेशंस बहुत करता हूँ। अच्छा, मैं कैसे? करता हूँ और मैं मानता हूँ, बचपन से हम लोग को सिखाया जाता है कि अच्छा बोलो, मुंह पे सरस्वती विराजमान होती हैं 24 घंटे में एक बार। तो मैं हमेशा अच्छा ही सोचता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ, सकारात्मक राजनीति का बहुत बड़ा पक्षधर हूँ। मैं उस सोच का व्यक्ति हूँ, और जो कि हुआ भी है। अगर किसी ने मुझे गाली दी है तो उसका जवाब मैंने कतई गाली से नहीं दिया। मैं मानता हूँ कि भारतीय भाषाओं का शब्दकोश इतना खूबसूरत है कि आप कड़वी से कड़वी बात भी मर्यादित शब्दों में आप कर सकते हैं। तो मैं हमेशा सकारात्मक बातें करता हूँ, पॉजिटिव बातें करता हूँ, पॉजिटिव सोच रखता हूँ, और मुझे लगता है कि उसका लाभ मुझे हुआ है। पिछले 3 साल मेरी पॉजिटिव सोच ही मुझे यहाँ तक लेकर आई है। नहीं तो एक वो भी समय था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ नहीं था। लोग स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच की बात करते हैं, मैं तो पताल से निकल कर आया हूँ। मुझे तो नेगेटिव में भेज दिया गया था, वहाँ से निकल कर आया हूँ। एक पॉजिटिविटी ने ही इसमें बहुत बड़ा साथ दिया। क्या होता है पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन? क्या होता है? अगर मुझे करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? बस सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव सोचें अपने बारे में। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग बोलते हैं ना, मेरा तो वेट ही कम नहीं होता, मेरा वेट ही कम नहीं होता। आप यही तो कर रहे हैं, नहीं कम होगा। आपको पॉजिटिव सोचना होगा, पहले खुद को तो ये विश्वास दिलाना होगा कि मेरा वेट कम होगा।
सो दिस इज पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। मतलब सोचना है कि वो हासिल होगा और और पॉजिटिव सोचना है। होता है। लेकिन एक सच्चाई जो बिहार की राजनीति की है वो जरा दिखाना चाहेंगे आपको, कास्ट पॉलिटिक्स। ये तो एक चैलेंज है ही, अगर हम जातिगत आंकड़े दिखाएं, और ये तो बिहार के सर्वे में ही आया है। सवर्ण लगभग 15.5%, अति पिछड़ा जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार इसको साधते हैं 36%, ओबीसी 27.12। जब आप अति पिछड़ा और ओबीसी को मिलाएं तो ओबीसी पूरा टोटल आपको मिलता है लगभग 63%। दलित समुदाय लगभग 19.5% और 1.25% आदिवासी। अब क्या ये जो अति पिछड़ा नीतीश कुमार का है, मतलब मैं ब्रॉडली बता रही हूँ, ब्रॉडली कह रही हूँ, दलित समुदाय में काफ़ी प्रभाव आपका भी है और सवर्ण बीजेपी भी लेकर आती है और कुछ ओबीसी भी लेकर आती है। ये जो कॉम्बिनेशन है, क्या ये कास्ट बेस्ड कॉम्बिनेशन है एनडीए का, जिसकी वजह से आपको ये भरोसा हो रहा है कि इस बार तो हम लोग अच्छे से करेंगे? सो बिफोर आई स्टार्ट आंसरिंग दिस, ये विडम्बना मेरे राज्य की ज़रूर रही है कि वहाँ की राजनीति जातीयता पे काफ़ी ज़्यादा आधारित रही है। इसको मैं स्वीकारूं नहीं स्वीकारूं, मैं नहीं स्वीकारता हूं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि हम सब पहले बिहारी हैं। और मुझे इस बात की शिकायत लंबे समय तक रही। मुंबई में मैं काम करता था और मुझे तकलीफ इस बात की होती थी कि जब मैं बिहार लैंड करता हूं, मुझे भूमियार मिल जाता है, राजपूत मिल जाता है, ब्राह्मण मिल जाता है, दलित मिल जाता है, महादलित मिल जाता है, पिछड़ा मिल जाता है, अति पिछड़ा मिल जाता है, मुसलमान बिहारी मिल जाता है, बट सिर्फ बिहारी मुझे नहीं मिलता। और तभी मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैंने शुरुआत की थी। और मैं इस परिस्थिति को मैं बदलना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में हम लोग को हर उस बिहारी की लड़ाई लड़नी है जो 75 साल के बाद भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया। हर उस गांव की लड़ाई लड़नी है जिस गांव और शहर के बीच में आज भी दूरी है। मैं उस सोच पे काम कर रहा हूँ। बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, ये आयरनी ही सही, विडम्बना ही सही, बट ये सच्चाई है बिहार तो की। ये क्यों कहते हैं कि 6% वोट तो चिराग पासवान लेके घूमते हैं, इसीलिए वो जिस तरफ जाएंगे पलड़ा भारी कर देंगे, यही है ना? बट ये अलायंस, विनिंग अलायंस तो है ही। हम लोगों ने उपचुनाव में साबित करके दिखाया। जहां एक तरफ मेरे 100% स्ट्राइक रेट की बात है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में अभी 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहे थे, उसमें भी एनडीए ने 100% स्ट्राइक रेट दिया। और वो ऐसी सीटें थी जिनमें से 3 सीटें विपक्ष के पास थी, सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के पास थी, महागठबंधन के पास थी। बिहार में महागठबंधन है, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस है, उनके पास थी ये सीटें। वो 3 सीटें हम लोगों ने ना सिर्फ छीनी, बल्कि अपनी एक इमामगंज की सीट को भी हम लोगों ने रिटेन किया। तो ये दर्शाता है कि विश्वास है इस अलायंस के ऊपर बिहार की जनता का। अगला चुनाव भी नीतीश कुमार जी के चेहरे पे लड़ेंगे, या आपका पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन इस बात पर भी पहुंच रहा है कि अगला सीएम बिहार का चिराग पासवान हो सकते हैं? अगली बार साल के इसी समय जब दोबारा आज तक पे कॉन्क्लेव हो रहा होगा, तो मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके होंगे। उसके बाद वाले में कुछ तो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होगा ना आपका बिहार को लेकर? क्या एम्बिशन है? आप बिहार को बदलना चाहते हैं ना? बिल्कुल। तो नीतीश बाबू को तो बहुत साल मिल गए, बदला है? देखिए, इस बात को अस्वीकार तो नहीं कर सकते, और इसको तो मैंने तब भी स्वीकारा था जब मेरी सहमति बहुत से विषयों पर हमारे मुख्यमंत्री के साथ नहीं होती थी। मैंने उस वक्त भी स्वीकारा। 2005 के बाद जो बिहार ने बदलाव देखे हैं वो मौजूदा मुख्यमंत्री की वजह से ही देखे हैं। उससे पहले का वो जो जंगल राज, पलायन की वो तस्वीरें जो अगर कोई बदल पाया है तो मौजूदा मुख्यमंत्री पर। मैं इतना भी, उतनी ही विनम्रता से मानता हूँ कि अभी भी कई कार्य करने बाकी हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये भी एक मैनिफेस्टेशन का ही हिस्सा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में मैंने सबसे ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की मैंने मैनिफेस्टेशंस की थी। उस वक्त मैंने कहा था कि हाजीपुर से आता हूँ, हाजीपुर का केला है, मुजफ्फरपुर की लीची है, भागलपुर का आम है, मखाना है, इन सब के प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पे लगने चाहिए। वो भी मुझे लगता है इतनी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन हो गई थी कि इवेंचुअली मेरे प्रधानमंत्री ने मुझे जिम्मेदारी दी तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ही जिम्मेदारी दी। अब इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, इस सेक्टर को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि बिहार में धीरे धीरे उद्योगीकरण जब होगा, मैंने कोटा का मैंने जिक्र किया, क्यों मेरे बच्चे जाते हैं, उस तरीके के एजुकेशनल हब पटना में बन सकते हैं, भागलपुर में बन सकते हैं, दरभंगा में बन सकते हैं, बिहार के अलग अलग ज़िले में बन सकते हैं। इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ। अब स्क्रीन पर 2 तस्वीरें मैं दिखाना चाहती हूँ। एक पोस्टर है आपकी पहली फिल्म का। अरे प्रभु, हे भगवान, उधर, हे भगवान, इधर भी दिख रहा है मुझे। अच्छा। और एक पार्लियामेंट की अभी की तस्वीर है। ये कौन सा मैनिफेस्टेशन है? कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। कल मैं मिला कंगना से एंड थैंकफुली हम लोग इनसाइड पार्लियामेंट मिले, वो भी काफ़ी खुश थी, मैं भी काफ़ी खुश था। हाँ। कि कम से कम मीडिया के सामने कोई और ऐसी तस्वीर नहीं जा रही है जिसको लेके पता नहीं क्या क्या एजम्पशन चल रहे हैं। बट क्या बोलेगा कोई इस पर? आपके पर्सनल लाइफ में भी लोगों का बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि
चिराग जी। मैं वापस बिहार पे आते हैं और बिहार की राजनीति 2025 के चुनाव है सर पे। अंजना जी, ये क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? तो इतना बता दीजिए कि कितनी सीटें लेंगे आप? जब 5 सीटें आपने लोकसभा में ली तो वो लगभग 12.5% है। 12.5% अगर विधानसभा में मिलेगा तो वो लगभग 30 सीट है, लेकिन आप 43-45 सीट मांगते हैं। मुझे ही नजरें दिखाने लगे गुरेड कि नहीं, मैं कोई एस्टिमेट, रफ एस्टिमेट लगा रही हूँ। 45 चाहिए, 50 चाहिए, कितनी सीटें? क्योंकि अब तो बहुत कम टाइम है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, दिसंबर गठबंधन के है। भीतर मैं यही कागज लेकर बैठूंगा। आपने काम इतना आसान कर दिया, इक्वेशन फॉर्मूला सब तैयार है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक बात, मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा कि मैं कोई भी संख्या का जिक्र सार्वजनिक मंच पर पहले करूं और गठबंधन के भीतर बाद में करूं, ये उचित नहीं है। तो कोई आंकड़े तो मैं यहाँ पे दूंगा नहीं। बट ऑनेस्टली मैं ये बात भी बोलूँगा, मुझे लेके ना फिर वही परसेप्शन पहले आ जाता है कि मैं बहुत हार्ड नेगोशिएटर हूँ, ज़्यादा सीटें डिमांड करता हूँ। झारखंड चुनाव को लेकर मतलब इस बात को मीडिया ने क्लियर कर दिया कि मैं 5 सीटें मांग रहा था, 7 सीटें मांग रहा था, कुछ जगह तो 12-13 तक का भी आंकड़ा चला गया था। जहाँ पे मैं एक चुनाव नहीं जीता था वहाँ पे मैं 13 सीटें मांग रहा हूँ। मतलब ये तो मेरी सोच में कभी नहीं आ रहा था। उस वक्त भी मेरी सिर्फ एक सीट की ही ख्वाहिश थी। मैंने झारखंड में, इस बात को मैं ऑन रिकॉर्ड में रखना चाहता हूँ, हेमंता जी से पूछिएगा, वो उस वक्त चुनाव के प्रभारी थे। मैंने एक मांगी थी, मुझे एक ही मिली, क्योंकि 2014 में जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी थे, उस वक्त भी हम लोगों ने गठबंधन के तहत एक ही सीट पर चुनाव लड़ा था। बस उस वक्त दिक्कत ये थी कि वो हमारे पसंद की सीट नहीं थी। इस वक्त मेरी बस सिर्फ चाहत इतनी थी कि मेरी पसंद की सीट हो। मैं अपने उस स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना चाहूँगा। संख्या पे जाने की बजाय मैं उन सीटों को लेना ज़्यादा पसंद करूँगा जिन सीटों पर मेरा प्रदर्शन अच्छा हो, जिनको मैं जीतूँ। स्ट्राइक रेट मेरा मेंटेन रहे, मेरा लक्ष्य उस ओर होगा। कास्ट सेंसस को लेकर, गवर्नमेंट जॉब्स में लैटरल एंट्री को लेकर, इन दो मुद्दों पर ऐसा प्रतीत हुआ कि आप मौजूदा सरकार के विपरीत आवाज में बोल रहे हैं। इसकी सच्चाई क्या है? और कई लोग मानते हैं कि आप एक दरवाजा तेजस्वी यादव के साथ भी खुला रखना चाहते हैं अगर पोस्ट पोल अलायंस की जरूरत बिहार में बने। क्या वो दरवाजा खुला है? क्या पैर आपका है? दरवाज़ा से मेरे चाचा ने मेरे लिए बंद किया था, उसके अलावा तो मैंने कोई ऐसा दरवाज़ा देखा नहीं जो बंद हो। बट अगर आप राजनीतिक दरवाज़ों की बात कर रहे हैं, मैं इस बात को स्पष्ट कर चुका हूँ। मैं कोई प्रेशर पॉलिटिक्स का मैं विश्वास नहीं रखता। मैं इस बात को कहता रहा हूँ, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ, जब तक मेरे प्रधानमंत्री मौजूद हैं तब तक मेरा समर्पण पूरी तरीके से इस गठबंधन के साथ है। कितनी भी परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, 2020 से ज़्यादा तो विपरीत नहीं हो सकती। मैंने उस वक्त कोई चांस नहीं है तेजस्वी यादव से अलायंस का? कोई चांस नहीं है। पॉलिटिक्स में यू शुड नेवर से नेवर, बट मैं इस बात को ज़रूर कह सकता हूँ डंके की चोट पर कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरा पूरा समर्पण और पूरा साथ मेरा उनके लिए है। उनके साथ मजबूती से मैं खड़ा हूँ और मैं मानता हूँ कि ये साथ इतना मजबूत है, ख़ासतौर पर बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं देखूँ। ऑल्टरनेटिव अलायंस की सोच आप तब रखते हैं जब मौजूदा अलायंस वर्क नहीं करता या डिलीवर नहीं कर पाता, जबकि ये 100% विलिंग अलायंस है। मैं मानता हूँ जिस मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यही मजबूती अगर बरकरार रही, 225 सीटों से ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार बिहार में हम लोग सरकार बनाएंगे। ये अलायंस वो ताकत रखता है। कास्ट सेंसस पर आपने कुछ नहीं कहा। नहीं, मैं उस पर भी मैंने कहा है, मैं इसका पक्षधर हूँ। मैं चाहता हूँ कि कास्ट सेंसस एक बार होना चाहिए। इसके कारण है, देखिए फिर वही बात है, मैं जाति में विश्वास नहीं रखता तो कास्ट सेंसस की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ, हम लोग स्वीकारें नहीं स्वीकारें, बट ये सच्चाई तो है ही। ऐसे में वो आंकड़े सरकार के पास होने ज़रूरी हैं जिनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ आप नीतियों का निर्माण करते हैं। कई बार स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, अलग अलग जातियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। ऐसे में उनकी आबादी कितनी है, ये आंकड़े सरकार के पास तो कम से कम होने चाहिए। उसी के अनुपात में आप राशि का आवंटन करेंगे। तो मैं मानता हूं, मैं सार्वजनिक करने का मैं पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि पहले हम लोग जाति के नाम से जाने जाते थे, फिर परसेंटेज के हिसाब से जाने जाएंगे। तुम 5% वाले हो, हम 10% वाले हो, तुम 13% वाले हो। कोई मतलब नहीं है इस विवाद को बढ़ाने का। बट हाँ, ये आंकड़े सरकार के पास ज़रूर हों ताकि उन नीतियों का निर्माण सही ढंग से हो सके। बटेंगे तो कटेंगे का नारा आपको सूट करता है? आज दो लोग, प्रियंका वाड्रा गांधी ने तो पहली बार अपना भाषण दिया सदन में, अखिलेश यादव, दोनों का कहना है कि देश में डर का माहौल है और चुनाव रिग होता है। आपका बटेंगे तो कटेंगे नारे पर क्या स्टैंड है, और क्या देश में डर का माहौल है मौजूदा सरकार में? उनके इस आरोप पर जवाब। पिछले 10 साल से ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम उनके घटक दल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी नैरेटिव के साथ 2019 के चुनाव में गए, इसी नैरेटिव के साथ 2024 के चुनाव में गए। जनता ने सिरे से इनको नकारा।
ये वही लोग हैं जो जाके वोट देते हैं। अगर डर होता तो वोट आपके पक्ष में जाता। और उसके बाद जो एक और काउंटर नैरेटिव सेट किया जाता है कि ईवीएम मशीन्स रिग्ड हैं, चुनाव रिग्ड हैं, तो मुझे बताएं जिन सीटों पर आप जीत कर आए हैं या आपके इतने सांसद जीत कर आए हैं, तो सबसे पहले तो आप सब इस्तीफा देना। क्यों स्वीकार रहे हैं? उसी ईवीएम मशीन से जीते हुए लोग उसी विधानसभा, उसी लोकसभा में बैठकर बोलते हैं कि गलत है। इसका मतलब फिर आपका भी चुनाव गलत है। और अगर आपको इतना ही अविश्वास है चुनावी प्रक्रिया पे, तो घोषणा करें ना कि आप अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर क्यों जाते हैं आप चुनाव लड़ने? झारखंड में पूरे ताम झाम के साथ आप शपथ ग्रहण करेंगे, विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को आप लाएंगे। ये भी उसी ईवीएम मशीन से जीता हुआ चुनाव है ना। आप शपथ ले लेने से मना कर दीजिए, तब मैं मानूंगा कि आपकी सोच सच्ची है। इतनी ईमानदार है और इतना ही विश्वास है आपको आपकी सोच पे, तो ये कड़ा फैसला लीजिए ना। नहीं ले कोई भी जीता हुआ सांसद विपक्ष का, जीता हुआ विधायक विपक्ष का शपथ लेने से इनकार कर दे, नहीं जाए, अपनी सीट की जीती हुई सीट को नकार दे, तो मैं मानूंगा आपकी सोच सही है। बट जहां पर आप जीते हैं, आज प्रियंका जी जीत कर आई हैं, बट उसी ईवीएम को अगर आप कोसेंगी तो उसी ईवीएम ने आपको जिताया। तो एक जगह वो सोच सही है, दूसरी जगह वो गलत है। ये सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म जो विपक्ष का है, इसी को जनता नकारती है। आखिरी सवाल जिससे सबसे बड़ी खबर निकलने वाली है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। एक तो ये बिल्डअप पहले शुरू जो होता है ना जी पूछे। आप बिहार विधानसभा चुनाव किस वर्ष में लड़ेंगे? विधानसभा चुनाव मैं लड़ूंगा जरूर, मैं ये मानता हूँ। मैंने इस बात को शुरू से मैंने क्लियर रखा है। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार रहा है, और मैं राष्ट्रीय राजनीति, अनलाइक माय फादर हु वाज वेरी क्लियर एंड ही वाज वेरी फोकस्ड दैट ही वांट टू बी इन द सेंट्रल पॉलिटिक्स, मैं अपने आप को राज्य की राजनीति में मैं ज़्यादा देखता हूँ। 2025 नहीं तो 2030 में आप ज़रूर मुझे एक विधायक के तौर पर देखेंगे। क्या बात है, तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 2030 में फिर शायद वो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन बिहार सीएम वाला बढ़ेगा आगे। बिहार सीएम वाला नहीं, मैंने विधायक का जिक्र किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चिराग। थैंक यू अंजना जी, थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले आप अपना एजेंडा जो है आज तक के सामने जरूर लिखें। वो एक चीज जो आप सोचते हैं कि देश में होना चाहिए, इधर आकर लेफ्ट साइड। थैंक यू।